Hello everyone, so welcome back to biology. Today we are going to discuss the most crucial topic of this chapter, biotechnology principle and processes. क्रूशल क्यों बोल रही हूँ, सबसे डिफिकल्ट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये 2 पेजेस का छोटा सा एक टॉपिक सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों के माइंड में. ठीक है, तो कौन सा टॉपिक है? 2 टॉपिक हैं. सबसे पहला है मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर. आप पढ़ते हो बुक में लिखे हो केमिकल मेथड और वो बायोलॉजिस्टिक मेथड, माइक्रो इंजेक्शन. तो आज वो हम बहुत डिटेल में और अच्छे से करेंगे. मेरे पास मेरा डिजायर्ड जीन है, मैंने क्लोनिंग वेक्टर भी चूज कर लिया, मैंने दोनों को कंबाइन करके आरडीएनए भी बना लिया. अब मुझे ये आरडीएनए कहाँ डालना है? मेरी होस्ट सेल में डालना है, उस होस्ट सेल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए. ठीक है, तो ये मुझे कहाँ डालना है? मेरी होस्ट सेल में. कौन होस्ट सेल होती है? द होस्ट सेल इज द सेल विच रिसीव्स अ फॉरेन डीएनए. तो ये आरडीएनए मेरी होस्ट सेल के लिए एक फॉरेन डीएनए, ये इसका खुद का नहीं है. मेरी होस्ट सेल के पास खुद का अपना डीएनए है, और ये क्योंकि अब इसके अंदर इंट्रोड्यूस होने वाला है, तो होस्ट सेल क्या है? द सेल विच रिसीव्स अ फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड होस्ट सेल. अब होस्ट सेल ऐसे बैठी तो है नहीं कि आओ और मुझे मेरे अंदर आ जाओ और ट्रांसफॉर्म कर दो. तो मुझे होस्ट सेल को उस प्रोसेस के लिए कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा. यानी होस्ट सेल्स को हमें क्या करना पड़ेगा? कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा. कॉम्पिटेंट क्या होता है? कॉम्पिटेंसी मीन्स एबिलिटी टू टेक अप अ फॉरेन डीएनए. तो मुझे होस्ट सेल में एक एबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे ये होस्ट सेल जो है आरडीएनए को अपटेक कर ले. ठीक है, तो वो मुझे इसके अंदर करना पड़ेगा, विच इज अ पार्ट ऑफ मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर. तो इसी पूरी प्रोसेस में हम पढ़ने वाले हैं ये कॉम्पिटेंसी वर्ड भी. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं पहला मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर. 2 मेथड होते हैं जीन ट्रांसफर के. पहला है इनडायरेक्ट मेथड और दूसरा है डायरेक्ट मेथड. तो इनडायरेक्ट एंड दूसरा है डायरेक्ट मेथड. ठीक है, सीधे सीधे डाल रहे हैं और इधर थोड़ा घुमा फिरा के डाल रहे हैं. इनडायरेक्ट मेथड is the method where we introduce our RDNA through a vector. यानी ये जो हम काम कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं? थ्रू वेक्टर. एक वेक्टर के थ्रू कर रहे हैं. अब ये वेक्टर क्या है? ये वेक्टर डीएनए नहीं है. ठीक है, ये वेक्टर डीएनए नहीं है, ये एक पूरी कोई सेल है जो एज अ मीडियम काम करेगी. यानी एक सेल ये सेल है मेरी वेक्टर और ये है मेरी होस्ट सेल. ठीक है, और वेक्टर सेल के अंदर कौन है? हमारा आरडीएनए. आरडीएनए को होस्ट सेल में कौन एंटर करवाएगा? वेक्टर सेल पहुंचाएगी. ठीक है, तो ये मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें आरडीएनए सीधा नहीं जा रहा, वेक्टर के थ्रू यानी वेक्टर सेल के थ्रू जा रहा है. दिस इज अ प्रोसेस विच इज नेचुरली फाउंड इन प्लांट्स. तो हम नॉर्मली इनडायरेक्ट मेथड किसके लिए यूज करते हैं? इन प्लांट सेल. यानी जब हमारी होस्ट सेल कौन होती है? एक प्लांट सेल. ठीक है, तो सिर्फ प्लांट सेल्स में ही हम इसको यूज करते हैं. कैसे यूज करते हैं? हमारे लास्ट सेशन में क्लोनिंग वेक्टर्स में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस. एक बैक्टीरिया का नाम पढ़ा था. ठीक है, तो वही आने वाला है हमारे यहाँ पे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस. ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है. कौन सा बैक्टीरिया है? सॉइल बैक्टीरिया है, जो नेचुरली प्लांट्स को चेंज करता है. यानी ये एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस इज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर. ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ये नेचुरली प्लांट्स में इन्फेक्शन करता है और उनके अंदर चेंज क्रिएट करता है. तो ये एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, इतना हमें पता है. ठीक है, क्यों ये क्रिएट करता है? तो इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, ये बैक्टीरियल सेल है, इसमें एक प्लाज्मिड है. प्लाज्मिड का नाम है टीआई. इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस में टीडीएनए नाम का एक पोर्शन है. ये पोर्शन प्लांट्स में इंफेक्शन क्रिएट करता है, इतना हम जानते हैं. इंफेक्शन का मतलब ये ट्रांसफर होता है. ठीक है, इसके अलावा इसमें एक वो रीजन भी है जो डिजीज कॉज करता है, वायरुलेंट रीजन. तो हम क्या करते हैं? इसके वायरुलेंट रीजन यानी विर रीजन को हम कर देते हैं इनएक्टिव सबसे पहले. यानी अब ये डिजीज कॉज नहीं करेगा. दूसरा, हम अपने डिजायर्ड जीन को लगा देते हैं कहां पे? टीडीएनए में. इसके टीडीएनए में हम इंट्रोड्यूस कर देंगे अपना डिजायर्ड जीन. यानी इसके इस टीडीएनए में यहां पे मैं लगा दूंगी अपना डिजायर्ड जीन. यानी इसका टीआई प्लाज्मिड अब क्या बन चुका है? आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए. डिजायर्ड जीन जैसे मैंने इसके टीडीएनए में लगाया, इसका टीडीएनए, इसका टीआई प्लाज्मिड क्या बन गया? आरडीएनए.
अब मैं इस मॉडिफाइड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियस बैक्टीरिया को को कल्चर करवाऊंगी. नाउ वी विल को कल्चर ऑफ कौन से दो चीजों को को कल्चर करवाऊंगी? एग्रोबैक्टीरियम. कौन सा एग्रोबैक्टीरियम? मॉडिफाइड एग्रोबैक्टीरियम, जिसको मैंने चेंज कर दिया है, जिसके टीआई प्लाज्मिड को मैंने क्या बना दिया है? उसको मैंने बना दिया है आरडीएनए. ठीक है, तो इस एग्रोबैक्टीरियम प्लस प्लांट सेल, एक प्लांट सेल हो सकती है, दो प्लांट सेल हो सकती है, पूरा टिश्यू हो सकता है, प्लांट का कोई एम्ब्रियो हो सकता है, तो उन दोनों को मैं करवाऊंगी को कल्चर, साथ में रख दूंगी. नाउ वी नो कि एग्रोबैक्टीरियम नेचुरली प्लांट को इन्फेक्ट करता है, यानी ये एग्रोबैक्टीरियम अब प्लांट सेल में इन्फेक्शन क्रिएट करेगा. इन्फेक्शन इन द सेंस कि वो एंट्री तो कर जाएगा उसका टीआई प्लाज्मिड, लेकिन डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा. क्यों नहीं डिजीज कॉज कर पाएगा? क्योंकि उसके वायरुलेंट रीजन को हमने कर दिया है इनएक्टिव, तो डिजीज तो कॉज नहीं करेगा, लेकिन हमारे डिजायर्ड जीन को लेकर वो प्लांट सेल में एंट्री कर चुका. राइट, यानी हमारी प्लांट सेल क्या बन चुकी है? अब ट्रांसफॉर्मेंट. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल हो चुका है. कैसे कंफर्म करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है? तो इसके लिए हम पढ़ेंगे आगे मेथड्स ऑफ और सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स, तो वो हम वहां पे समझेंगे कि ये सिलेक्शन कैसे हुआ. ठीक है, तो इतना हो गया कि हमने अपना डिजायर्ड जीन प्लांट सेल में पहुंचा दिया है इस मेथड के थ्रू, इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू, जहां हमें एक बैक्टीरिया की हेल्प लेनी पड़ी अपना डिजायर्ड जीन प्लांट सेल में पहुंचाने के लिए. अब आ जाते हैं डायरेक्ट मेथड्स पे. डायरेक्ट मेथड क्या होते हैं? हमें किसी मिडल मैन की, थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है. हमारे पास हमारी होस्ट सेल है और होस्ट सेल के साथ हमने डाला हमारा आरडीएनए. सीधे सीधे, थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, सीधा डालेंगे उसके अंदर, तो इसलिए इसका नाम है डायरेक्ट मेथड. अब डायरेक्ट मेथड भी दो टाइप के होते हैं. तो सबसे पहला जो डायरेक्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड केमिकल मेथड, यानी कुछ केमिकल्स की हेल्प से हम अपना आरडीएनए होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इंट्रोडक्शन करवाएंगे. तो केमिकल मेथड्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं, बट क्लास 12th बायोलॉजी में हम सिर्फ एक ही केमिकल मेथड पढ़ते हैं, दैट इज हीट शॉक मेथड. यानी हम यहाँ पर हमारे लिए केमिकल मेथड कौन सा है? हीट शॉक मेथड. ठीक है, इस मेथड को हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में. क्या करते हैं हीट शॉक मेथड में? हीट का शॉक देते हैं. कैसे देते हैं? तो इसके लिए मैं तैयार कर लेती हूं 3 कल्चर मीडियम. कल्चर मीडियम का मतलब एक तरीके से मान लो 3 वाटर बाथ मैंने सेट किए हैं. ठीक है, तो पहला जो वाटर बाथ है इस पे मैंने रखी है आइस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर मैंने मेंटेन किया है. दूसरा जो वाटर बाथ है इसमें मैंने गर्म पानी लिया है. कितना? 42 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मैंने मेंटेन किया है. ठीक है, तीसरा जो मैंने लिया है, दोबारा से मैंने यहां रखी है आइस. तो आइस 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड देन अगेन आइस, मतलब 0, 42, 0. टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी? अपना बीकर या टेस्ट ट्यूब लूंगी जिसमें मैंने रखा है एक कल्चर मीडियम, और इस मीडियम में मैंने रखा है, क्या रखा है? अपनी होस्ट सेल, और होस्ट सेल में मुझे क्या पहुंचाना है? आरडीएनए. दोनों को साथ साथ रखा है. अब मैं चाहती हूँ ये आरडीएनए होस्ट सेल में एंट्री कर जाए, तो करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज डालनी पड़ेगी जो इस एंट्री को, इस इंट्रोडक्शन को फैसिलिटेट करवाए. तो उसके लिए मैं यहाँ पर अब डाल रही हूँ कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है? ये आयनाइज होकर डाइवेलेंट केटायंस रिलीज करता है. ठीक है, ये सोर्स है डाइवेलेंट केटायन का. डाइवेलेंट केटायंस क्या होते हैं? केटायंस का मतलब पॉजिटिव आयंस, और डाइवेलेंट का मतलब होता है जिनकी वैलेंसी 2+ होती है. ठीक है, मतलब केटायंस मतलब पॉजिटिव और डाइवेलेंट का मतलब वैलेंस. तो कैल्शियम प्लस 2+, ये हो गया हमारा डाइवेलेंट केटायन. मैग्नीशियम 2+, इट इज ऑल्सो डाइवेलेंट केटायन. ठीक है, तो बहुत सारे डाइवेलेंट केटायन होते हैं, उनमें से यहाँ पर हम कैल्शियम यूज कर रहे हैं. तो ये डाइवेलेंट केटायन क्या करेगा? इट विल डिसबैलेंस या इम्बैलेंस कर देगा किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर है, जो लिक्विड नेचर है, उसको थोड़ा सा बढ़ा देगा, उसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा. या मैं बोलूँ बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा सॉफ्ट बना देगा. ठीक है, यानी अगले हमले के लिए हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पहले से ही रेडी कर देता है, उसको थोड़ा सॉफ्ट बना देता है. सो कैल्शियम आयन क्या करता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा सा इम्बैलेंस कर देता है. ठीक है, इम्बैलेंस इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्ट बना देगा उसको. अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे हाई टेम्परेचर पे. ठीक है, इस हाई टेम्परेचर पे 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, क्योंकि हुआ है हमारा सडन टेम्परेचर चेंज,
0 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचानक से हुआ। तो ये जो ठंडे गर्म वाला कॉन्सेप्ट होता है, मम्मी हमेशा बोलती है सर्दियों में कि अगर ठंडे पानी में हाथ डाला है तो गर्म में मत डालो, और गर्म में डाला है तो ठंडे में मत डालो। क्यों? क्योंकि ठंडे और गर्म के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमेशा स्किन फट जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है हमारी डेली लाइफ का, कि जब हम ठंडे से गर्म में रखते हैं तो एक थोड़ा सा थर्मल इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, हल्का सा एक शॉर्ट स्पेन, बहुत ज्यादा लंबा ड्यूरेशन नहीं होता, बहुत ही छोटा माइक्रो सेकेंड का ये टाइम होता है जब एक थर्मल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो जिसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का पोर साइज है और जो सेल वॉल का पोर साइज है तो वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर, और बाइलेयर्स के बीच में ना हल्का हल्का सेमी लिक्विड सा नेचर होता है। तो वो जो फॉस्फोलिपिड्स लगे हुए हैं वो थोड़ा सा एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे जगह जगह पे, तो पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। सो दिस हीट शॉक, ये हीट शॉक कितनी देर के लिए हुआ है ये याद रखना, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। दिस हीट शॉक क्रिएट्स, ये क्या क्रिएट कर रहा है? थर्मल इम्बैलेंस। ठीक है, और ये थर्मल इम्बैलेंस क्या करता है? थर्मल इम्बैलेंस किसमें? इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस थर्मल इम्बैलेंस से क्या होता है? पोर्स क्रिएट होते हैं। इट क्रिएट्स पोर्स, छोटे छोटे पोर्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो सेल वॉल के अंदर भी पोर साइज बढ़ जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी, और हमारा डीएनए इजीली वो सेल में एंट्री मार देगा, यानी हमारी सेल का क्या हो गया है? ट्रांसफॉर्मेशन। इसको दोबारा से ठंडे पे रखते हैं, फिर से पोर साइज जो है वो बंद हो जाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर नॉर्मल स्टेबलाइज हो जाएगी, एंड नाउ द आरडीएनए इज इन विद इन आवर होस्ट सेल। तो ये है हमारा केमिकल मेथड, हीट शॉक मेथड। नॉर्मली हम ये किसके लिए करते हैं? इनको जनरली केमिकल जो हाई लेवल पे आजकल किया जाता है, नॉर्मली हम सेल वॉल को हटाकर करते हैं, क्योंकि ये पोर्स जो क्रिएट होते हैं ज्यादातर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही होते हैं। तो ये हो गया हमारा केमिकल मेथड। अब आ जाते हैं फिजिकल मेथड, दूसरे मेथड्स। फिजिकल मेथड, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, फिजिकल मेथड नाम से पता चल रहा है, फिजिकल का मतलब कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, कोई स्ट्रक्चर्स यूज करेंगे और डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे, कहीं किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली हम डाल रहे हैं हमारा आरडीएनए होस्ट सेल में, फिजिकल मेथड्स के थ्रू। ठीक है, अब फिजिकल मेथड में हमारे पास दो मेथड आते हैं, एक एनिमल सेल के लिए और एक प्लांट सेल के लिए। तो पहला हमारा फिजिकल मेथड है माइक्रो इंजेक्शन, और दूसरा हमारा मेथड है जीन गन मेथड। जीन गन भी बोल दो, बायोलॉजिस्टिक मेथड बोल दो, बहुत सारे नाम है इसके। बायोलॉजिस्टिक मेथड, सो जीन गन मेथड या बायोलॉजिस्टिक मेथड हम करते हैं प्लांट सेल्स में यूज, और माइक्रो इंजेक्शन हम यूज करते हैं एनिमल सेल्स में। तो ये है हमारा एनिमल सेल के लिए और ये है हमारा प्लांट सेल के लिए। ठीक है, होस्ट सेल जो है एनिमल सेल है इस केस में, उस केस में प्लांट सेल। तो माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो वर्ड मतलब बहुत छोटा डायमीटर, तो 0.5 to 1 मिली माइक्रोन का एक साइज होता है, किस चीज का? इंजेक्शन का, एक माइक्रो पिपेट। तो ये इंजेक्शन जो है यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं माइक्रो पिपेट। बहुत ही छोटे छोटे पिपेट होते हैं जिनको हम यूज करते हैं इंजेक्शन। ओके, सो इन माइक्रो इंजेक्शन व्हाट वी यूज, जैसे नॉर्मली हम एक इंजेक्शन लगाते हैं, दवाई भरते हैं इंजेक्शन में और उसको इंसर्ट कर देते हैं ह्यूमन की बॉडी में या किसी और एनिमल की बॉडी में। सो यहाँ पर भी हम ऐसा ही कर रहे हैं, एक छोटा सा इंजेक्शन ले रहे हैं माइक्रो पिपेट, जिसके अंदर हमने डाल रखा है हमारा आरडीएनए और उसे हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं कहाँ? एनिमल सेल में। तो हम लेते हैं यहाँ हमारी एनिमल सेल और इसमें इंजेक्शन लगाते हैं। कौन सा इंजेक्शन? माइक्रो इंजेक्शन। इस माइक्रो इंजेक्शन में क्या भरा हुआ है? हमारा आरडीएनए। तो डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है एंड ये वाली जो प्रोसेस होती है पूरी कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग होती है और बहुत ही ज्यादा स्किल्ड पर्सन ये प्रोसेस करते हैं, क्योंकि ये एक ही बहुत ही बारीकी वाला काम होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइक्रो इंजेक्शन फॉर एनिमल सेल। बट इफ वी हैव अ प्लांट सेल, तो हम जानते हैं प्लांट सेल के बाहर होती है सेल वॉल जो थोड़ी रिजिड होती है, यानी ये थोड़ा प्रेशर झेल सकती है, ये नहीं झेल सकती, ये झेल सकती है। तो हम यहाँ पर एक और मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है जीन गन और बायोलॉजिस्टिक मेथड। अब इसमें क्या करेंगे? हम शूट करेंगे, जैसे शूटिंग की जाती है गन लेकर और बुलेट्स को शूट किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर हम कुछ करने वाले हैं। हम यहाँ पर गन लेंगे, कौन सी गन? जीन गन या बायोलॉजिस्टिक गन। ठीक है, अब उस गन में क्या करते हैं? हम बुलेट्स डालते हैं। अब बुलेट्स कौन सी बुलेट्स होती है? यहाँ पर गोल्ड
या टंगस्टन के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल्स होते हैं, और इन पार्टिकल्स के ऊपर, मान लो ये एक पार्टिकल है गोल्ड या टंगस्टन का, और इसके ऊपर कोटिंग कर दी, इस पे अटैच कर दिया, किसको, आरडीएनए को, ठीक है, टंगस्टन या गोल्ड के पार्टिकल के ऊपर हम आरडीएनए को लगा देते हैं, चिपका देते हैं, और अब इसको एज अ बुलेट यूज करते हैं, जो हमारी जीन गन होती है उसके अंदर एक पूरा एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स टाइप से होता है जिसमें सारा सब चीजें फिट होती हैं, और सामने हम रखते हैं इसके अंदर प्लांट सेल्स, और प्लांट सेल्स के अंदर फिर इन पार्टिकल्स की गन की हेल्प से बॉम्बार्टमेंट किया जाता है, बॉम्बार्टमेंट विद हाई वेलोसिटी। अब क्योंकि हाई वेलोसिटी के साथ बॉम्बार्टमेंट करते हैं तो ये शूट होंगी, और शूट होकर कहाँ जाएंगी, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करके सीधा जाएंगी कहाँ पे, प्लांट सेल्स के अंदर। तो ये वाला जो जीन गन मेथड होता है ये प्लांट सेल्स में ही यूज होता है, और ये एनिमल सेल्स इसको नहीं झेल पाती, वो रैप्चर हो सकती है। अच्छा, माइक्रो इंजेक्शन का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जब हम इंजेक्शन लगा रहे हैं ना, ये हम सीधा न्यूक्लियस में लगाते हैं, मतलब इसके ये जो इंजेक्शन लगाएंगे ये इसके न्यूक्लियस में सीधा, मतलब हमारा आरडीएनए सीधा कहाँ जा रहा है, इसके न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है, न्यूक्लियर एनवलप के अंदर हम इसको माइक्रो इंजेक्शन को यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, टू एंश्योर कि हमारा आरडीएनए सीधा उसके जीनोम के पास ही जाकर रुके, ठीक है। सो दीज आर द डायरेक्ट मेथड वेयर वी insert or we introduce the RDNA into the host cell directly. Okay, so these are the methods of gene transfer which we use to introduce the RDNA into the host cell.